मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ बच्चों, तिनका तिनका ही उठा करके आप जो है कल आपने एग्जाम में बेहतर करके आओगे निश्चित तौर पर। तो इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ही तिनके तिनके क्वेश्चन बटोर करके लेकर के आए हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि वाले हैं। इसमें मैं आपको 8 क्वेश्चन बताऊंगा। इन 8 क्वेश्चन में से कोई ना कोई कल आपको देखने को लॉन्ग आंसर में 5 नंबर वाला एकदम फिक्स है, आएगा ही आएगा। हो सकता है कि 5 नंबर के अतिरिक्त इसमें से 2 या 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, क्योंकि ऐसा चूंकि इसमें पार्ट वाइज डिवाइड करके बनता है क्वेश्चन, तो बन सकता है नो डाउट। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए अंत तक और देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफी खास रहने वाला वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्टार्ट करते हैं, बताते हैं बच्चों। ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफी हद तक जितना हो सकेगा एक्सप्लेन करके बताएंगे भी बच्चों, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है कि अभी एक्सप्लेन कर पाए। अभी आप जल्दी जल्दी सरसरी नगामी इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। देखिए, संरचनात्मक सूत्र लिखना है यौगिकों के, कौन सा है? इथेनोइक अम्ल है, ब्रोमोपेंटेन है, ब्यूटेनोन है, हेक्सेनल है, प्रोपेनल है। राइट, प्रोपेनॉल है, नल नहीं है। तो यहाँ पे इथेनोइक अम्ल जो आपका है उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। राइट, ये फॉर्मूला होता है, ये आपका संरचनात्मक सूत्र यहाँ पे बना हुआ है। कैसे ये बनता है, संरचनात्मक सूत्र बनता कैसे है, ये अभी 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा बच्चों उसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ये सभी संरचनात्मक सूत्र कैसे बने हुए हैं वो सब आपको समझ में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो चलिए देखते हैं। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो का मतलब है Br, ब्रोमीन लगा रहेगा यहाँ पे, और पेंटेन का मतलब 5 कार्बन रहेगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं C5, और उसके बाद आपका H11 है और Br, इस तरह से लिख देंगे। ये आपका फॉर्मूला बन गया ब्रोमोपेंटेन का। ब्यूटेनोन का आपका बन जाएगा, और यहाँ पे संरचनात्मक सूत्र है इसका, आप देख लीजिए। यहाँ पे ब्यूटेनोन है आपका, ब्यूटेनोन में मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन की संख्या होती है, तो कार्बन यहाँ पे 4 रहेगा, और उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे 3 2 5 और 5 3 8, यानी कि C4H8, और साथ में ऑक्सीजन का यानी C4H8O, ये आपका ब्यूटेनोन का फार्मूला यहाँ पे आपको राइट साइड में ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दिख रहा है। क्यों मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ? क्योंकि ये कभी कभी आपको इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो भी लिखने के लिए बोल देता है। रासायनिक सूत्र लिखिए और संरचनात्मक सूत्र दोनों लिखिए। तो हेक्सेनल लिखा हुआ है। अगला देखिए, मेथेट प्रोब्यूटेंट हेक्स, यानी कि कार्बन की संख्या 6 होगी, और यहां पर आपको क्या करना है, देखिए इतना आपको एक साथ में लिख लेना है, 1 2 3 4 5, यानी कि C5, और इसके साथ में कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, देखिए 5 5 10 हो, C5H11, और फिर क्या लिख देना है, CHO, ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लग गया है, तो CHO हो गया, ये आपका हेक्सेनल हो गया। एल्डिहाइड का जो होता है वो अल हो जाएगा, इसलिए हेक्सेनल हो गया। राइट, अब आगे देखिए, ये संरचनात्मक सूत्र है, इसको बना लीजिएगा बच्चों, अभी सब आपको समझ में आने वाला है। 2 नंबर में एक्सप्लेन करना है। देखिए प्रोफेनॉल नहीं, ये प्रोपेनॉल है, इसको सही कर लीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला है देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे C3 ये बन जाएगा C3, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 3 3 6 7 और 8, C3H8 और साथ में O। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, CH3 CH2 CH2 और OH, ये भी लिख सकते हो इस तरह से ही। नॉर्मली चूंकि सामान्यतः ऐसे ही लिखा जाता है, ये वाला कम यूज किया जाता है। राइट, तो ये इसका हो गया। अब आगे ये देखिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ में समझाइए। तो यहाँ पे देखिए दिया तो जो है वो आपको लिखना नहीं है, जितना मैं कह रहा हूं उतना ही इसका आंसर लिखिएगा। समजातीय श्रेणी क्या होती है, कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप जो होता है एक जैसा होता है, उसे समजात श्रेणी कहते हैं। राइट, तो बस इतना ही तक लिखना है, इसके आगे जो है आपको सब कट कर देना है। इसमें जितना लिखा है ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और अब आगे क्या लिखना है बच्चों, अब बता रहा हूं मैं, अब आगे उदाहरण के साथ समझाइए। अब ये वाला लिखना है, जैसे मेथनॉल हो गया, फॉर्मूला CH3OH, एथेनॉल हो गया CH3CH2OH यानी कि C2H5OH, और प्रोपेनॉल हो गया CH3CH2CH2OH। राइट, प्रोपेनॉल ऊपर में लिखा हुआ था, इसी को हमने क्या लिखा था, C3H8O। राइट, यही है आपका, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब आपको दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो यह अब इसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, व्याख्या कर दे रहा हूं कैसे होता है। देखिए आपको यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, और उसके साथ में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 3 तत्व हैं। कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, ये सबको पता होगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। अब जरा कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, तो 2 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, तो 1 ही रहेगा,
लास्ट जो सेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 4, हाइड्रोजन में 1 और ऑक्सीजन जो होता है उसका 2,6 होता है, तो अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इन्हीं जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इन्हीं के माध्यम से ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि बंध बनाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको देखिए एथेनोइक अम्ल CH3COOH, यानी कि जो पहला क्वेश्चन में पहला ही उदाहरण था उसी को यहाँ पे समझ में आ जाएगा, सेम एग्जाम्पल था। देखिए यहाँ पे कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2, राइट। तो यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे C और C ये दिख रहे हैं। अब कार्बन के जो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो यहाँ पे मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूं। देखिए कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको मैं डॉट पॉइंट से दिखाने चल रहा हूं। ये देखिए 1 कार्बन, 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया। दूसरे वाले में भी देखिए 4, 1 2 3 4, राइट। अब उसके बाद कार्बन का काम खत्म। हाइड्रोजन का जो है, या हाइड्रोजन वाले को हम लोग दिखा रहे हैं ऐसे क्रॉस से दिखा रहे हैं, राइट। हाइड्रोजन वाले को क्रॉस से, तो ये देखिए हाइड्रोजन के साथ क्रॉस, जहां जहां हाइड्रोजन है वहां हम क्रॉस लगा दे रहे हैं। हाइड्रोजन के जो पास में जो एक इलेक्ट्रॉन है, बाह्य सेल में एक ही होता है ना, अभी बताया हमने, यहाँ पे देखिए, तो वो उसको हम यहाँ पे क्रॉस से दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो और कहाँ हाइड्रोजन, और कहीं नहीं है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए अब हम इसको ऐसे खाली गोला वाला से शो कर रहे हैं। तो ये देखिए ऑक्सीजन के पास खाली गोला वाला इलेक्ट्रॉन से शो कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। ये ऑक्सीजन का हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितना होता है, बाह्य कोश में 6 होता है। तो अब आपको क्या करना है, अब स्पष्ट यही समझ जाइए बॉन्डिंग कैसे बन रही है। ये जो सर्कल का घेरा बनाया हुआ ना, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का मतलब है ये एक दूसरे से जुड़ करके एक मतलब कि एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, राइट। जुड़ जाते हैं। कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन एक है, ये आपको क्या करता है, ये सोचेगा कि भाई मेरे पास एक ही है, वो निकालना चाहेगा, निकालना चाहेगा। और कार्बन के पास कमी है, कितने की कमी है, 4 की कमी है। वो सोचेगा भाई 4 हमको मिल जाता तो बड़ी मजा आ जाता, तो वो 4 लेने के लिए सोचता है। इसलिए एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे आपको देखिए घेरा बन रहा होगा, वो वही बॉन्ड है, यानी वो सिंगल लकीर। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सिंगल बॉन्ड से चारों जुड़ गए ये। अब ये जो कार्बन है बीच में, ये जो अभी लाल से लिख रहा हूं मैं, इसके पास क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। और हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, कार्बन भी स्टेबल हो गया। अब इतना का काम खत्म। अब आगे बढ़िए, दूसरे कार्बन के पास चलिए। दूसरे कार्बन के पास एक यहां से शेयरिंग कर लिया है ये, इसके पास कितना था, कार्बन के पास 4 रहता तो अब 5 हो गया है। एक हाइड्रोजन के साथ यहां पर इसने शेयरिंग कर ली, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, इस वाले ऑक्सीजन के साथ में शेयरिंग कर ली, तो एक यहाँ पे इसके पास अब हो गया 6। अब इसको अभी 2 चाहिए, तो एक यहाँ पे शेयरिंग इससे कर ली, जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है, यहाँ इसने 2 बॉन्ड बना लिए। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन वहां से शेयर कर लिए, यानी साझा कर लिए। तो इस कार्बन के पास भी अब हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि अष्टक पूरा हो गया, यानी अब ये स्टेबल हो गया। और ये जो ऑक्सीजन था इसके पास भी 2 शेयरिंग करने के बाद देखिए 6 थे, 6 2 8 हो गए। और इस वाले कार्बन के पास में ये जो दूसरा सॉरी ऑक्सीजन है, इसके पास में 7 हो गए हैं। और एक जो है ये हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर लेता है, हाइड्रोजन से ले लेता है, और हाइड्रोजन के साथ में मिला करके ये बॉन्डिंग बनाएगा। तो हाइड्रोजन के पास में इधर 2 हो जाएगा, और ये पूरा ऑक्सीजन के पास में अष्टक कंप्लीट। इस तरह से ये जो पूरा कंपाउंड है एथेनोइक अम्ल, इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, राइट। तो इस तरह से बनता है। अब जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है, इसमें देखिए, तो इसमें क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन का तो अभी आपको पता है कि इसका 1 होता है, लेकिन सल्फर का 16 होता है, सल्फर का 16, तो इसका 2, 8, 6 बन जाएगा। बाह्य कोश में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब हाइड्रोजन के पास में देखिए 1 1 है, तो उसको डॉट पॉइंट से, सल्फर के पास 6 है, ये देखिए 6 बना दे रहे हैं क्रॉस बिंदु से, है ना। अब यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहां बन गया। तो ये कैसे बना, ये देखिए सल्फर बीच में, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये आपका बन गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट। तो ऐसे बनता है। तो ये आपका बॉन्डिंग हो गई। तीसरा वाला देखिए आपका प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन है, तो यहाँ CH3CO CH3, राइट। इसका जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पे देखना,
सेम टू सेम आप इसको देख लीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको दोनों एग्जांपल समझाए सेम टू सेम वैसे ही है। आप बॉन्डिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ पे, ये अष्टक हो गया। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से ये शेयरिंग करके आपकी बॉन्डिंग कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो हथेली पर रखने से पिघलने लगती है, राइट। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखिए। तीसरा है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं परंतु गलित अवस्था में या जलीय विलयन के रूप में विद्युत का चालन करते हैं, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण बताना है। तो देखिए ये वाला 2 नंबर का है, ये वाला भी 2 नंबर का, और पहला वाला जो का वाला क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कि हाथ पे आप रखोगे तो वो पिघल जाती है, पिघलने लगती है, राइट। दूसरा है, दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, राइट। अब बढ़ते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं लेकिन जलीय विलयन के रूप में विद्युत का चालन करते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि, इतना तो सिंपल क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, कारण क्या है, मेन रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आयनिक यौगिकों के जो द्रवणांक होते हैं और क्वथनांक, द्रवणांक का मतलब होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जितने डिग्री टेम्परेचर पे वो फ्रीज यानी कि जम जाते हैं। क्वथनांक का मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर पर वो उबलने लगते हैं, बॉयल करते हैं, ये उच्च होते हैं। यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, बहुत हाई होता है, तथा द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी कारण से ये क्या करते हैं कि इनका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पारे के एक मुख्य अयस्क का नाम, ये क्वेश्चन है, पारा के एक मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन हो गया, उसके आगे ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। पारा धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षण में प्रयुक्त समीकरण को लिखिए, तीसरा क्वेश्चन हो गया, राइट। तो ये तीनों मिलाकर के आपका 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तो ये पहले पार्ट का क्या होगा, मुख्य अयस्क क्या होता है, सीने बार होता है, राइट। इसको सीना बार लिखा हुआ है, सीने बार आप लिख लीजिएगा, सीने बार ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, सीने बार, राइट। क्या बोलते हैं, सीने बार। उसका जो फॉर्मूला होता है क्या, HGS बोलते हैं, क्या, सीने बार को HGS बोला जाता है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HGO में चेंज होता है, बदलता है, और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मरकरी में अपचयन हो जाता है, जिसका समीकरण आपको यहां दिया हुआ है। देखिए 2Hg जो कि सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे 3O2 जो कि गैसियस स्टेट में है, इसको गर्म किया गया तो 2HgO बना दिया जो कि सॉलिड होता है, और ट्वाइस SO2 जो कि गैसियस स्टेट में है। इसको और हीट किया गया, किसको, इस Hg को, देखिए और हीट किया गया जो कि सॉलिड था, तो यहाँ पे 2Hg जो कि आपका ये I लिखा हुआ है ना, ये आपका थोड़ा सा पिघला और फिर यहां से ऑक्सीजन जो है आपका गैस के रूप में निकल जाता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, आपका ये इक्वेशन हो गया, राइट डियर। तो इतना ही आपको ये लिखना है, यहाँ पे जरूरी नहीं है सॉलिड और गैस का मेंशन करिए, ये जरूरी नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका दूसरा सेक्शन है कि साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर लिखिए, राइट। तो देखिए पहले वाले का आंसर लिखना है ए का, कार्बन यौगिकों की विशाल होने के निम्नलिखित 2 कारण है, कौन कौन से। पहला कारण है कि कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन गुण का होना, राइट, यानी कि जो चेन सिस्टम है, चेन बनाती है। अभी ऊपर में आप देखे होंगे, यहाँ पे देखिए कि कार्बन कैसे चेन बनाता है, यानी ये सीरीज बनाता है। देखिए यहाँ पे ये चेन बनाया हुआ है एक दूसरे के साथ, देख रहे हो ना, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, चेन बनाता है। ये गुण कार्बन में बहुत अच्छा होता है, जिस कारण से ये क्या करता है, बहुत सारे इसके वो बनते हैं, राइट। तो पहला खास बात है कि कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन यानी कि सीरीज गुण का होना, यानी श्रृंखला बनाते हैं। और दूसरा क्या है कि कार्बन की चतुसंयोजकता, चतुसंयोजकता का मतलब ये होता है बाह्य सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 4 लेता ही नहीं है,
ये अगर जरूरत पड़ जाएगी ना तो कभी कभी 4 दे भी सकता है। मतलब ये इसकी सबसे खास विशेषता होती है। सबके पास ये नहीं होती, जैसे हाइड्रोजन है तो भैया हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन सोचता है कि भैया दे दो, खत्म कर दो, या फिर ले लेगा। लेकिन इसके पास ऐसा है, तो देखिए चार चार के चारों लेने की या फिर देने की क्षमता दोनों रहती है। तो ये इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, वैलेंसी 4 है, तो चतुर संयोजकता जिसकी खास विशेषता होती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये 2 नंबर में भी सिंपल एक पार्ट ही इसका पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो साबुन ऐसे हेडिंग डाल दीजिए, अपमार्जक डाल दीजिए, पहला दूसरा तीसरा 3 अंतर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। साबुन में क्या, यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। अपमार्जक क्या होता है, यह लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के, ध्यान देना, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। दूसरा में इसका आयनिक सिरा जो होता है COO-, राइट, और Na+ होता है, यहां कॉमा देकर के लिखिएगा। जबकि इसका जो होता है आयनिक सिरा SO3- और Na+ होता है, या फिर SO2- Na+ होता है, राइट, दोनों में से कोई एक होता है। और अगला तीसरा नंबर साबुन में कि इसका जैव अपघटन आसानी से हो जाता है, इसलिए यह जल प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, कौन, साबुन। लेकिन अपमार्जक जो होते हैं इसका जैव अपघटन नहीं होता है, इसलिए यह जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। जैव अपघटन का मतलब ये डिकम्पोज नहीं हो पाते, यानी कि जो मृदा होती है या उसमें मिल नहीं पाते हैं, राइट। जबकि साबुन आराम से घुल जाता है, मिल जाता है, इसलिए पानी ज्यादा गंदा नहीं होता है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। तो ये मेन कारण है, मेन अंतर है। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन। दिए गए चित्र में तांबे के विद्युत अवघटनी परिष्करण का को दिखाया गया है, 1 2 3 4 एवं 5। ये क्वेश्चन आपको जो इसके पहले वीडियो बनाए हुए हैं हम वहां पे डाले हुए हैं, तो इन सब का नाम देना है। देखिए ये जो धनात्मक सिरा होता है उसको एनोड कहते हैं, ऋणात्मक सिरे को कैथोड, ऋणात्मक सिरे को जो है कैथोड बोला जाता है, राइट। तो पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ऋणात्मक सिरा है तो उसको कैथोड करेंगे, और धनात्मक सिरे को एनोड लिख देंगे। अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन है जो आपका 3 नंबर में दिया हुआ है, ये जो भरा हुआ है डॉट डॉट जो बहुत सारा बिंदी बिंदी से आपको दिख रहा होगा, जहां मैं रेड पेन चला रहा हूं। चौथा अपद्रव्य है आपका, कहाँ पे, ये देखिए 4 नंबर में, ये राइट, ये एक अपद्रव्य है जो कि यहाँ पे इकट्ठा हो गया है नीचे तली में। और Cu यानी कि कॉपर आयन है, कहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो है ये आपका क्या है, कॉपर आयन है 5 नंबर पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया है। देखिए लवण के विलयन की चालकता का प्रयोग दिखाया गया, सबका नाम देना है। तो देखिए ये आपका बल्ब है, पहला लिखा हुआ है बल्ब है। 2 नंबर पे ये देखिए स्विच है, तो इसको स्विच या कुंजी बोलते हैं। अब अगला देखिए, ये इसकी बात कर रहा है, तो ये इसका धन सिरा है, तो ये ग्रेफाइट की छड़ है, राइट। ये क्या है, ग्रेफाइट की छड़ है, ये भी ग्रेफाइट की ही छड़ है, लेकिन इसका ये सिरा देखिए, ये प्लस है, ये वाला माइनस है। अब आपको बोलता है तो ये एक एनोड और एक कैथोड होता है। देखिए 4 नंबर देखिए बीकर, 4 नंबर में क्या है, ये बीकर है, ये इसको दिखा रहा है। और लवण का विलयन, ये जो अंदर में भरा हुआ है, ये आपका लवण का सॉल्यूशन है। लवण मतलब नमक होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, आयनिक आबंध क्या होता है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखिए और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O को बनाइए। देखिए MgO भी आता है, आपको बता दे रहे हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी आता है। कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि भैया इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2 और MgO के निर्माण को दिखाइए, लेकिन ये अलग से पार्ट में लगा करके 5 नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। आपको बता दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इट में भी हो सकता है कि ये 2 नंबर में ही यही क्वेश्चन पूछ ले, Na2 का और MgO इन दोनों का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा निर्माण दिखाइए, राइट। तो देखिए जैसे NO2 का हो, Na2O का होगा, वैसे ही MgO का होगा, राइट। इसका आंसर लिखिए, वह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो दो विपरीत आवेशित आयनों को एक साथ बांधे रखता है, आयनिक आबंध कहलाता है। अब आगे लिखेंगे, आयनिक आबंध वाले अणुओं में धनायनों और ऋणायनों के बीच प्रबल आकर्षण बल की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित गुण देखे जाते हैं, कौन कौन से। पहला है आयनिक आबंध सभी बंधनों में सबसे मजबूत होते हैं। दूसरा, आयनिक आबंध में चार्ज पृथक्करण होता है और इसलिए वे उचित माध्यम में सभी बंधनों में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, यानी कि हाईली रिएक्टिव और क्या, सबसे मजबूत। तीसरा क्या, आयनिक आबंध अणुओं का गलनांक और क्वथनांक वेरी हाई, राइट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। और फोर्थ है, आयनिक आबंध अणु अपने जलीय घोल में या पिघली हुई अवस्था में बिजली के अच्छे संवाहक या यूं कह लो कि सुचालक होते हैं। संवाहक का मतलब कैरी करने वाला। ऐसा आयनों की उपस्थिति के कारण होता है जो आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं।
ये हो गया आंसर। अब दूसरा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O का निर्माण आपको दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम जो होता है उसका 11 होता है, परमाणु क्रमांक 2,8 बन जाता है। तो देखिए जैसे इसका बाह्य सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, राइट, यानी किसी को देना चाहेगा। तो अगर ये देता है इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कि Na+ बनाता है। और ऑक्सीजन के पास बाह्य सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके सोचता है कि हमारे पास क्या बन जाए, अष्टक कंप्लीट हो जाए, यानी कि ये पूरा स्टेबल हो जाए। तो ये बना देता। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा यानी कि इसके पास ऋण है या एक कमी है, तभी ना मांग रहा है। जब भिखारी है तो समझ लो कि ये इसके पास नेगेटिव होगा, और वो धनी है इसलिए वो पॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन के पास कितने की कमी, 2 की कमी है, 2 वो लेगा तो भाई 2 नेगेटिव हो जाएगा, 2- ऐसे लिख दिया जाएगा, या फिर माइनस माइनस भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए सोडियम Na2 है तो 2 Na आप बना लीजिए। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आप दर्शा दिए, प्लस करके लिख दिया। और ऑक्सीजन का चूंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन 6 होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ये बन गए। अब क्या करा कि सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम ने दे दिया एक एक, तो यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये इसका क्या हो गया, पूरा अष्टक कंप्लीट, ये भी स्टेबल, सोडियम भी स्टेबल हो गया मोर, और ऑक्सीजन भी। अब दोनों मिल गए, अब ये कंपाउंड बना दिए, राइट। तो ये Na2O बन गया इस तरह से। तो अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए ये मिसेल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा लग रहा है कि ये आना चाहिए अब की बार। साबुन की सफाई की क्रियाविधि को समझाइए। देखिए जब साबुन के पानी में चिकना गंदगी या फिर तेल मिलाया जाता है तो साबुन के अणु खुद को छोटे छोटे समूह में व्यवस्थित कर लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं, राइट, जिन्हें मिसेल कहा जाता है। तो इतने का आंसर हो गया मिसेल क्या है। अब आगे आपको ये फिगर जरूर बना देना है, साबुन की सफाई हेडिंग डाल करके लिखना है क्रियाविधि में। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये गंदगी वाला इलाका है, यानी कि जिसको तेल की बूंद या फिर गंदगी कह सकते हैं, राइट, जो कपड़े के अंदर में गंदगी रहती है। और यहाँ पे Na+ जो किनारे ये मोटा मोटा सिरा आप देख रहे होगे, ये Na+ है, और जिधर गंदगी वाला सिरा है उधर आपको COO- ये रहेगा। और आपने देखा होगा कि Na+ ये होता है, तो ये जो आपका सिरा हो गया ये, तो ये COO- यहाँ हो गया, और यहाँ पे Na+ हो गया। ये कैसे रहता है, ये COO- वाला सिरा किधर रहेगा, गंदगी की तरफ रहेगा, और Na+ वाला जो पानी की साइड में रहता है वो। इस तरह से ये आपको बना लें। देखिए ये साबुन का जो अणु होता है वो इसी तरह से बना रहेगा, ये यहाँ पे अलग से दिखाया गया है, ये साबुन का अणु है। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये इसको बोलते हैं जल विरागी सिरा और जल रागी सिरा, राइट। ये जो आपको Na+ वाला, ये जो सर्कल से मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये पानी के टच में रहता है, जबकि ये वाला सिरा जो है वो पानी के टच में नहीं रहता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है जल विरागी, मतलब जो जल के टच में ना रहे, जल से कम छूता हो। तो अब क्या कह रहा है, जल से दूर रहे, और एक जल से टच रहता है, और ये एक दूसरे में जुड़े होते हैं। अब सोचो ये किससे, गंदगी से जुड़ा हुआ है, और अब ये पानी से। तो अब पानी चूंकि ये इसको खींचेगा, अब इसमें क्या होता है, आगे देखिए लिखा हुआ है क्रियाविधि में, साबुन के 2 छोर होते हैं। साबुन का सोडियम लवण छोर आयनिक होता है जिसे शीर्ष कहते हैं, और दूसरा हाइड्रोकार्बन छोर होता है जिसे पुछल्ला कहते हैं। साबुन का पुछल्ला भाग तेल या ग्रीस या फिर मैल हाइड्रोकार्बन में घुल जाता है, तथा आयनिक शीर्ष भाग जल से संयोजित, जल के साथ में जुड़ करके, जो Na+ वाला हिस्सा है उसकी बात कर रहा है, वो जुड़ करके कोलाइडी कण बनाते हैं, घोल बना देते हैं, राइट, जिन्हें मिसेल्स कहते हैं। वो जो घुलता है आपको घोल बना देंगे, मिसेल्स कहते हैं उनको। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मिसेल्स के प्रत्येक कण चारों ओर से ऋणावेशित आयनिक शीर्ष से घिर जाते हैं, COO- इससे घिर जाते हैं, जो एक दूसरे से विकर्षित होकर, आकर्षित नहीं, विकर्षित, विकर्षण का मतलब दोनों एक दूसरे को ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचेंगे बीच से, राइट। तो दोनों एक दूसरे को देखिए, जो एक दूसरे को विकर्षित होकर जल में निलंबित रहते हैं, निलंबित मतलब घुले रहते हैं, ताकि गंदगी फिर साफ होने वाली वस्तुओं से चिपक ना जाए। कपड़े को धोते समय कपड़े के मैल को हाथ से मिलाने, या फिर हाथ से मिलाने नहीं, हाथ से मलने, या फिर ब्रश द्वारा रगड़ने, या फिर कपड़े को पीटने से मैल कपड़े को छोड़कर तुरंत जल में निलंबित यानी कि घुल जाती है, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी बेहतर लगी होगी, और काफ़ी ज़रूरत वाली भी लगी होगी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको फिजिक्स वाला भी क्वेश्चन देंगे, और साथ ही साथ में बायोलॉजी के भी क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है बच्चों, देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।